चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कल हम लोग जो इसके शुरू करते हैं इंडियाज रिस्पॉन्स। इंडिया का रिस्पॉन्स इसके प्रति क्या रहा, ठीक है। तो इंडिया ने जो लाइफ और लाइवलीहुड दो में से एक चीज चूज की, उसके लिए उसके सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। इंडिया ने चूज किया कि हम लोग लाइफ्स को सेव करेंगे बजाय कि लाइवलीहुड के। तीन चीजें थी उसमें सोर्स ऑफ मोटिवेशन। फर्स्ट क्या था, नोबेल प्राइज विनिंग रिसर्च इन हांसन एंड सार्जेंट। सार्जेंट जो है 2001 में उन्होंने एक रिसर्च की और उस रिसर्च के हिसाब से उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। एक तो वो बेसिस था। सेकेंड, स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक, स्पेन में जो फ्लू आया था उसको भी इन्होंने बेस लिया मोटिवेशन के लिए। एंड थर्ड इज बारबेल स्ट्रेटजी इन फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर बारबेल की एक स्ट्रेटजी चलती है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसको यानी इन तीन बेसिस को आधार लेकर के गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग लाइफ और लाइवलीहुड्स में से लाइफ्स को बचाएंगे। फाइन, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ें इस पॉइंट पे, ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे। हांसन और सार्जेंट क्या कहते हैं, 2001 में उनकी जो स्टडी है, आई स्ट्रेटजी जो उनकी थी वो क्या है देखें। उन्होंने कहा कि ये अपने आप में नई चीज है, अपने आप में नया केस है। केस फेटेलिटी रेट CFR अननोन है। CFR मैंने आपको पहले भी बताया, अगर 100 लोगों को कोविड हुआ और उसमें से अगर 20 लोगों की डेथ हो गई तो यानी कि मोर्टेलिटी यानी कि फेटेलिटी 20%, CFR इज 20%। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन रेट अननोन, RO अननोन है। RO मतलब कि एक जन जो है वो कितने लोगों को ट्रांसमिट करेगा इस बीमारी को, एक लोगों से दूसरों में ट्रांसफर होने की दर, ट्रांसमिशन रेट, इट इज RO। ये भी अननोन है, पता नहीं है कितना फैलेगा। नेक्स्ट, इनिशियली मैनी एसिम्प्टोटिक केसेस, पता ही नहीं चल रहा था सिम्टम्स, स्टार्टिंग में समझ ही नहीं पा रहे थे किस तरीके से ये फैल रहा है। नेक्स्ट, पीक टाइम एंड लेवल नोन नॉट नोन, आपको पता ही नहीं चल पा रहा था पीक टाइम क्या है, कब फैलेगा, कब एक्सट्रीम होगा और एक्सट्रीम है क्या, है ना। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ वेरियस स्ट्रेटजीज अननोन। जो बहुत सारी स्ट्रेटजीज हैं उनका क्या इम्पैक्ट है वो भी अननोन था कि भाई हम कोई स्ट्रेटजी अपनाएंगे उसका कितना लाभ होगा, कितना फायदा होगा, वो भी पता नहीं चल पा रहा था। इम्पैक्ट ऑफ अबव स्टेप्स ऑन इकोनॉमिक्स अनसर्टेन, ऊपर के स्टेप्स में से कौन से स्टेप लें, किसका क्या सही स्टेप होगा, कौन सा सर्टेन नहीं अनसर्टेन, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। एंड वेदर टू सेव लाइव्स और लाइवलीहुड्स, और इन सब के बेस पर हम लाइफ्स को सेव करें कि लाइवलीहुड को सेव करें, ये भी कुछ समझ में आ नहीं रहा था। ठीक है, अब ये पॉलिसी क्या कहती है, व्हेन अनसर्टेनिटी हाई, जब अनिश्चितता बहुत ज्यादा हो, पॉलिसी फोकस्ड ऑन मिनिमाइजिंग लॉसेस, पॉलिसी को किस चीज पर फोकस करना चाहिए कि लॉस कम से कम हो। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन भी हो तो उस स्थिति में भी आपको क्या करना पड़ेगा, लॉसेस को मिनिमाइज कर देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज कोई भी क्वेश्चन है क्लियर करें और क्लियर करके ही आगे बढ़ें। ठीक है, स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक 1918-19 में, स्पेनिश फ्लू पेंडेमिक हाईली कॉन्टेजियस, बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस, बहुत ज्यादा स्प्रेड होने वाली बीमारी थी। यूजुअली लेथल फॉर यंग, खासकर जवान और जो प्राइमेज एडल्ट्स थे, विशेषकर जो पुरुष थे, उनके लिए बहुत जानलेवा, बहुत ही घातक बीमारी थी। ठीक है, डेडलीस्ट इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और विश्व इतिहास में अपने आप में बहुत ज्यादा मारने वाली थी, बहुत ज्यादा लोगों को इसने मारा। इन्फेक्टेड अराउंड 500 मिलियन पर्सन्स और 1/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, विश्व की पॉपुलेशन का लगभग 1/3, 500 मिलियन लोगों को इसने इन्फेक्ट किया, और उसमें से भी 50 से 100 मिलियन जितनी पॉपुलेशन जो थी उनकी मौत हो गई, वो मार दिए गए इस बीमारी के द्वारा। बहुत बड़े स्तर पर नुकसान हुआ इससे देश का, विश्व का। देखिए, जो ये स्पेनिश फ्लू था इसके अंदर सेम वही सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे जो इंडिया में, इसीलिए हम लोग इसको बेस ले रहे हैं स्पेनिश फ्लू को। जैसे लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेड 1918, लॉकडाउन किया गया, स्कूल, थिएटर, चर्चेस सब बंद कर दिए गए जैसे हमारे देश में अब हो रहा है। पब्लिक गैदरिंग सारी रोक दी गई, फ्यूनरल्स
जो भी आप अंतिम संस्कार करते थे वो बैन कर दिए गए। एंड क्वारंटाइन ऑफ सस्पेक्टेड केसेस, जो लोग सस्पेक्टेड थे उनको क्या कहा गया, क्वारंटाइन रहेगी, सेम वही बात है। एंड रिस्ट्रिक्टेड बिजनेस आवर्स, काम करने के जो घंटे थे वो भी रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए। कुल मिला के क्या समझ में आ रहा है, जो हमारे यहाँ पर अब स्थिति चल रही है वैसी स्थिति। जब भी कभी आपको कभी किसी सिचुएशन का डिसीजन लेना हो तो आप उस सिचुएशन को एक बेहतर तरीके से ले सकते हैं अगर उसी तरीके की सिचुएशन आपने पहले टैकल की गई हो। अदर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस यूज्ड वर एम्फेसिस ऑन हैंड वॉशिंग, दूसरी चीजों पर किस पर जोर दिया, हाथ धोइए, सैनिटाइज कीजिए एंड सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग, बिल्कुल वही सब चीजें जो कि अब क्योंकि बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस, बहुत ज्यादा संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है, एक से दूसरे में फैलने, तो वही सारी चीजें जो हम लोग अब कर रहे हैं वो चीजें उसमें की गई। ठीक है, बारबेल स्ट्रेटजी, बारबेल स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। बारबेल स्ट्रेटजी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं बारबेल स्ट्रेटजी क्या कहती है। देखिए बारबेल स्ट्रेटजी जो थी ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट को लेकर के एक स्ट्रेटजी थी। बारबेल की स्ट्रेटजी क्या थी, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड स्ट्रेटजी थी। इन्होंने दो बातें समझाई, थोड़ा ध्यान से समझें, बिकॉज यूपीएससी की नेचर है, कोई थियरी अगर इंपॉर्टेंट रहती है उस थियरी को बेस करके क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा ध्यान से समझें। आप सब लोग देख पा रहे हैं, रिवार्ड एंड रिस्क, रिवार्ड और रिस्क दो चीजों पर ध्यान दीजिए। या तो क्या कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट में, आप इस तरीके से ध्यान दीजिए कि मैक्सिमम रिवॉर्ड मिले और आपके रिस्क जो है मिनिमाइज हो सके। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसमें कर क्या सकते हैं, दो ऑप्शंस हैं, दोनों को अवेल कीजिए। या तो एक तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कीजिए या फिर मिनिमम रिस्क या मिनिमम सेफ हम कहें, मैक्स सेफ हो गया एक तरीके से, मेजर्स लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को पता है मार्केट में मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है, बहुत ज्यादा उठा पटक है, या तो मुझे मार्केट रिवॉर्ड दे सकता है, इंसेंटिव दे सकता है, इंटरेस्ट दे सकता है, या मुझे मार्केट रिस्क दे सकता है, मेरे को कोई लॉस, कोई फायदा ना हो, लॉस ही लॉस हो। क्या हम बात समझ पा रहे हैं सबको लोग? मुझे इस स्थिति में क्या करना चाहिए, मैं या तो हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट, मैं इस स्थिति में या तो बहुत ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट करूं, बहुत ज्यादा रिस्की पैसा डालूं, मुझे लग रहा है कि पैसा आएगा तो हो सकता है 100% रिटर्न आ जाए, नहीं तो फिर ना भी आए, और या फिर मैं मैक्सिमम सेफ गेम खेलूं कि मैंने गवर्नमेंट के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर दिया जिसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट पता है मुझे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑन एन एवरेज बैलेंस हो जाएगा और एक बैलेंस सेफ्टी मिल पाएगी। क्यों, मैंने अब मैक्सिमम रिस्की वाले में डाल करके ये भी संभावना क्रिएट कर दी कि मुझे ज्यादा बेनिफिट मिल पाएगा, और मैंने मैक्सिमम सेफ वाले में डालकर ये भी संभावना क्रिएट कर दी कि मुझे मिनिमम, मान लीजिए इसके अंदर मुझे क्या पता हो सकता है 100 रुपए मिल जाए, इसमें मैंने सोच लिया मुझे 10 रुपए मिल जाए, मिनिमम 10% तो मुझे मिलेगा। मान लीजिए गवर्नमेंट की डिवेंचर पर सरकार ने 10% इंटरेस्ट घोषित किया, 10% तो मिलेगा ही मुझे, वो चाहे किसी भी स्थिति में है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब 10 इसमें 100 इसमें, इसका 100 का कोई भरोसा नहीं हो सकता, जीरो भी हो जाए, लेकिन इनका ऑन एन एवरेज अगर मैं जाऊं 100 कभी जीरो होगा, कभी मिनिमम भी हो सकता है 110, अगर ऑन एन एवरेज जाऊं तो 50 से 55 के करीब तो मुझे मिल ही, अगर मैं एवरेज निकालूं इसका। तो मेरी बात समझ में आ पा रही है? तो इस तरीके से इन्होंने कहा बारबेल स्ट्रेटजी, आप इस तरीके से पॉलिसी बनाइए ताकि आपको मैक्सिमम आपको रिलीफ मिल सके, और हाई रिस्क जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट, तो इन दोनों में से एक चीज चूज कर लीजिए। अब ये वो लाइफ और वही वाली बात है, लाइवलीहुड्स, तो उन्होंने क्या कहा, लाइफ को सेव करते हैं, बाद में लाइवलीहुड को बैलेंस कर लेंगे हम। समझ आ रही? थोड़ा सा इसको देख लीजिए, उन्होंने स्टेप्स क्या बताए बारबेल ने। उन्होंने कहा आइडेंटिफाई द वर्स्ट आउटकम और सिनेरियो, जो भी आउटकम आ सकते हैं उसका वर्स्ट, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, यू शुड आइडेंटिफाई इट। अगर आप ये डिसाइड कर लोगे कि मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है, फिर आप सोच पाओगे कि उसमें से हम अच्छा कितना निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेज अगेंस्ट अबव आउटकम, हेज का मतलब क्या होता है, रोकना, टू स्टॉप, या कोई बांध लगा देना, हेज लगा देना। अगेंस्ट ओवर अबव आउटकम, ये आउटकम जो गंदे से गंदा होने वाला है उसके खिलाफ आप उसको कैसे हेज लगा सकते हो, रोक कैसे लगा सकते हो कि वो ना आए। हमें जब भी कभी कोई काम करना है तो हम लोगों को सबसे पहले उसका मैक्सिमम बुरा क्या हो सकता है वो सोच लेना है, तो उसके बाद में हम लोगों को उसको काम करने में वो डर नहीं लगे। इन्होंने क्या कहा, वर्स्ट आउटकम सोच लीजिए आप। उसके बाद में क्या कहा, हेज अगेंस्ट अबव आउटकम,
आप उसके खिलाफ एक रोक लगाइए ताकि आप उस आउटकम को ना पाएं। जो सबसे बुरा है वो तो सोचा है, पाना थोड़ी है उसको हमको। नेक्स्ट, टेक फीडबैक। फीडबैक लीजिए, रिस्पॉन्स लीजिए कि आपने जो स्टेप लिए थे हेज कर लगा के, हेज लगाना मतलब कि आपने कुछ स्टेप्स लिए जिसके कारण वो गलत आउटकम आपको ना मिले। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? टेक फीडबैक, चेक कीजिए कि जो आपने स्टेप लिए क्या वो सही थे, एंड अपडेट रिस्पॉन्स, और आप अपने रिस्पॉन्स को अपडेट कीजिए और सही वापस से उसको करेक्ट कीजिए। जो आप काम कर रहे थे अब वो काम करें कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल सा था ये, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखेंगे। एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन। एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन कितना इफेक्टिव रहा। क्वेश्चन है एक, यूपीएससी के हिसाब से कुछ क्वेश्चन जो समझ में आ रहे थे वो साथ साथ में ड्रॉ किए गए हैं, तो प्लीज आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बीच बीच में आप लोग लिख सकते हैं, आप लोगों को लिखने हैं तो, लेकिन आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि आप लोग जो लोग अभी पेपर नहीं देने वाले हैं, आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग सिर्फ इसको अटेंड कीजिए लेक्चर को। अगर आप लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी पढ़ पा रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ अटेंड, मैं आप लोगों को इसलिए चाहती हूँ क्लास अटेंड करें ताकि आपका माइंड खुले, दैट्स इट। अदरवाइज इसका डेटा आप लोगों को अभी काम नहीं आना है, ठीक है। तो सिर्फ सुनिए क्लास को, ठीक है। और जो एडवांस वाले हैं उन लोगों के लिए कि वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पढ़ें, आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, कुछ नोट करना है तो दैट इज अप टू यू, आप लिखना चाहते हैं डेफिनेटली लिखिए, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्वेश्चन, डिस्कस द एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक में जो लॉकडाउन लगाया गया उसकी एफिकेसी कितनी रही, वो कितना इफेक्टिव रहा। सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग किया आपने, उससे क्या हुआ, ट्रांसमिशन घटा। हर्ष प्लीज उधर से आ जाओ ना कॉर्नर में। उससे क्या हुआ, ट्रांसमिशन घटा, उसके कारण ट्रांसमिशन घटा, कम हो गया, ठीक है, क्योंकि आपने सोशल डिस्टेंस मेंटेन किया। नेक्स्ट, गिव टाइम टू पुट इन प्लेस द 5T स्ट्रेटजी। उन्होंने टाइम दिया 5T स्ट्रेटजी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। 5T स्ट्रेटजी, इट इज टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, टेस्ट, टेक्नोलॉजी। ट्रीट, सॉरी ट्रीट। टेस्ट, टेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पहले जांचिए कि बीमारी है या नहीं है, जहां आप कंफर्टेबल हो दूर जाओ। टेस्ट, सबसे पहले टेस्ट कीजिए, ठीक है। फिर क्या है, ट्रैक कीजिए। जिस मान लीजिए किसी व्यक्ति पर हमें डाउट हो गया कि इसको कोविड है, उसके बाद में उसको ट्रैक कीजिए, वो बंदा गया, उसने कितने कितने लोगों को आगे ट्रांसमिट किया, आरओ कितना हुआ, उसके कारण वो कितने लोगों को कांटेक्ट में आया, फिर जिसके वो कांटेक्ट में आए वो कितनों के कांटेक्ट में आए। आपने देखा ना कि एप्लीकेशन के थ्रू कितने लोगों को ट्रेस किया गया और उसके बाद में चेक किया गया कि वास्तव में ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो रहा है। एक व्यक्ति, उसके साथ साथ में पिछले 2 दिनों में मान लीजिए कोविड आया उस व्यक्ति को, पिछले 2 से 5 दिनों में वो कितने लोगों के संपर्क में आया था, फिर उन लोगों की भी कोविड टेस्टिंग करवाएगी, ये किया गया ना। सबसे पहले क्या किया, टेस्ट किया, फिर क्या किया, ट्रेस किया, फिर क्या, ट्रैक किया, फिर क्या किया, ट्रेस किया, उसके तक पहुंचे, उस व्यक्ति तक, फिर ट्रीट किया, उसका इलाज किया, और उसके बाद में फिर क्या किया, टेक्नोलॉजी, आपने जो आपने वैक्सीन बनाई उसके बाद में उसको देकर के उसका इलाज किया। मतलब कुल मिला के क्या हुआ, आपने जब इस स्टेप को फॉलो किया उसके बाद में एक से दूसरे तक फैलने और उसके बाद उस बीमारी को होने की संभावना कम कर दी हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सिटीज विद अर्ली लॉकडाउन, जो जिन शहरों ने जल्दी से लॉकडाउन लगा दिया उन्होंने क्या देखा, डिले टाइम टू पीक मोर्टेलिटी। उनके यहां पर जो मृत्युता दर है, मोर्टेलिटी है, उसको आने में, पीक पर आने में टाइम लगा। जैसे कि हमने कल एक चीज देखी थी, या फिर इसी को देखें, यहां पर पीक आ रहा है, यहां पर जल्दी ही पीक आ गया। यहां पर जो आप देखोगे बड़ा जो चार्ट दिख रहा है, ये 50 डेज में ही पीक आ गया इनमें, और यहां पर जो नीचे वाला है ये 175 डेज लगभग लगे पीक पे पहुंचने में इनको। आप देखोगे कि जिन स्टेट्स ने समझदारी से काम किया, तकरीबन सितंबर तक उन्होंने खींच दिया था पीक पे लाने में, ठीक है। तो अपने आप में एक बड़ा डेटा है, बड़ी समझदारी है, जिसके कारण इन लोगों ने आगे कैरी फॉरवर्ड किया।
तो इन्होंने क्या किया, मोर्टेलिटी की पीक को लाने में थोड़ा पोस्टपोन करने में संभव हो पाएगा। नेक्स्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ द पीक मोर्टेलिटी को घटाया। पीक लेवल पर भी मोर्टेलिटी, मृत्यु दर बढ़ी, सबसे मैक्सिमम जो थी वो भी इतनी नहीं थी जितनी दूसरों में थी, इनकी तो मैक्सिमम भी बहुत कम थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सब लोगों को, है ना। एंड टोटल मोर्टेलिटी बर्डन वो भी घटाया, टोटल जितने लोग मरे वो भी कम हुए कंपैरेटिवली, ठीक है। इसका मतलब क्या, सिटीज विद इंटेंस लॉकडाउन सा देयर टोटल मोर्टेलिटी गॉन डिक्रीज्ड, यानी जिन्होंने बहुत इंटेंस लॉकडाउन लगाया उनकी मोर्टेलिटी बहुत कम रही। नेक्स्ट है सिटीज विद अर्ली मल्टीपल इंटरवेंशन। थोड़ा सा ये चीजों को ध्यान रखना इससे जरूरी है, क्योंकि कोविड जो है, जो भी आप ये इकोनॉमिक सर्वे है ये पूरा, क्योंकि पूरा ये साल कोविड से रिलेटेड रहा है, तो जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो कोविड से ही जुड़ा हुआ रहेगा। हर एक चैप्टर के अंदर आपको अलग अलग सिनेरियो से पढ़ेंगे, पर क्योंकि ये आप फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, ये पूरा ओरिएंटेशन चैप्टर है, इसके अंदर आपको पूरा इकोनॉमिक सर्वे का एक ओवरव्यू आ जाएगा। तो थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ज्यादा कोविड पे बात कर रहा है, ठीक है, बाकी और चैप्टर्स में इतना नहीं होगा। चलते हैं आगे। सिटीज विद अर्ली मल्टीपल इंटरवेंशन, जिन शहरों ने शुरू में ही इंटरवेंशन कर दिया, हस्तक्षेप किया इस बीमारी को रोकने के लिए, पीक डेथ रेट 50% से ज्यादा, दोज दैट डिड नॉट एंड बैड लेस स्टीप एपिडेमिक कर्व, वहां पर एपिडेमिक कर्व कैसा था, बहुत स्टीप था। और इसके अलावा पीक डेथ रेट जो थी उनकी भी वो कंपैरेटिवली 50% से ज्यादा थी। दोज दैट डिड नॉट एंड स्टीप एपिडेमिक कर्व, उनका एपिडेमिक कर्व बहुत ही ज्यादा स्टीप था, ऐसे था। और जो दूसरे जो थे उनका तो धीरे धीरे आएगा। समझ में आ रही है बात, इसमें कोई डाउट है? फॉर कोविड-19 एविडेंस शोड दैट अ कॉम्बो ऑफ इंटरवेंशंस वर्क बेटर देन अ सिंगल इंटरवेंशन। जिन्होंने कई सारे इंटरवेंशंस अलग अलग तरीके के स्तर पर किए, उससे ज्यादा फायदा हुआ बजाय कि एक स्तर पे। अब कॉम्बो में क्या हो गया, फेस मास्क भी लगाए लोगों ने, डिस्टेंसिंग भी की, हैंड वॉशिंग भी की। ये सारा मिलकर के करेंगे तभी तो आप बीमारी को रोक सकते हैं ना। खाली किसी ने मान लीजिए अगर फेस मास्क लगाने पर ही ज्यादा जोर दे दिया और हैंड वॉश वो नहीं कर रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंस नहीं कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। तो cities with early plus aggressive intervention experience a relatively higher in real economic activity after the pandemic. Very important line. वो cities जिन्होंने तेजी से, जल्दी और एग्रेसिव तरीके से इंटरवेंशन किया, रोकने की कोशिश की, वो cities रिलेटिवली जल्दी उभरे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आफ्टर द पेंडेमिक। ऐसा क्यों, कोई रीजन बता सकते हैं आप लोग, ऐसा क्यों रहा कि जब जिन्होंने तेजी से कोऑपरेट किया, इंटरवेन किया, वो तेजी से इकोनॉमिकली रिवाइव कर गए? स्टार्टिंग से अवेयरनेस तो थी, पर उनकी इकोनॉमी उतना कोलैप्स ही नहीं हो पाई, क्योंकि उन लोगों ने शुरू में ही ध्यान दे दिया। शुरू में ध्यान देने के कारण उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज थी उतनी ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई, तो इसलिए उनको पीक से वापस लाइन पे लाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, समझेंगे इसको। ऑक्ससीजीआरटी क्या है? ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर। ये आप लोगों को मेंस में बहुत ज्यादा काम लगेगा, तो प्लीज इन सब चीजों को बहुत ध्यान से रखिए, ये मेंस में बहुत काम लगेगा आपको। ऑक्ससीजीआरटी क्या है? इट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक वे टू ट्रैक गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू कोविड-19 अक्रॉस कंट्रीज। ये क्या बताता है कि हाउ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड अगेंस्ट कोविड-19। एक तरीके से सरकार का जो रिस्पांस है उसको ट्रेस करता है ये, कि सरकार ने कैसा रिस्पांस दिया। ठीक है, इंडिया वर्सेस यूएस में देखें, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, पढ़ते हैं इसको। इंडिया वर्सेस यूएस में देखेंगे, इंडिया में मोर स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया गया फॉर 40 डेज, मार्च टू अर्ली मई तक। दिस वॉज व्हेन इट ओनली 500 to 600 केसेस, जबकि हमारे देश में 500-600 केसेस थे। मार्च से अर्ली मई यानी 40 दिन तक हम लोगों ने बहुत जो जिसे कहेंगे जबरदस्त वाला हम लोगों ने लॉकडाउन लगाया,
This was when it had only 500 to 600 cases. और USA stringency was around 72 only during that period when it was already had 1 lakh cases. 1 लाख केसेस थे, तब बड़ी मुश्किल से टाइट हुए 72 घंटे के लिए भी कह सकते हैं हम इसको. इन लोगों ने कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया है, टाइट हुए नहीं. इनफैक्ट इन्होंने लॉकडाउन तो कंप्लीट लगाया ही नहीं कभी भी, लगातार काम चलता रहा. हाँ, बस इन्होंने अपने जो रूल्स थे वो स्ट्रिक्ट कर दिए कि आप लोगों को मास्क पहनना है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी, वो सब किया, काम नहीं रोका इन्होंने. पर भारत ने स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा करके इस काम को मजबूती से फ्रूटफुल किया. एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन कितना इफेक्टिव रहा. इंडिया हैज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन डेली न्यूज केसेस. हमारे न्यू केसेस जो थे डेली, उसमें डिक्लाइन हो रहा है. इंडिया हैज लोएस्ट FR despite having 2 largest number of total cases, second largest number of total cases. हमारे अगर विश्व में हम देखें तो जितने केसेस आए उसका सेकेंड नंबर पे सबसे ज्यादा केसेस किसके पास आए, भारत के पास. तो भी हमारे पास जो फेटेलिटी कहें, ग्रस्त होने की रेट कहें, उतनी ज्यादा नहीं है. इनफैक्ट यूएस स्टिल सीइंग अराउंड 2 लाख डेली न्यू केसेस. ये इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, तो ये अब डेटा अब अपने लिए नहीं है, बट स्टिल मैं आपको बात बता रही हूँ कि अमेरिका में इस स्तर पर नए केसेस आ रहे हैं. इनफैक्ट आप थर्ड वेव के बारे में जैसे अब हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी आप देख रहे हो कि वहां पर वापस से केसेस जो हैं सुनने में आ रहे हैं. ठीक है, जबकि उनके कंप्लीट वैक्सीनेशन हो चुका है. बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, देखिए थोड़ा सा. एफिकेसी ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन की एफिकेसी कितनी थी, कैसा रहा. इंडिया वर्सेस कंपेरेबल कंट्रीज, दूसरे देशों से कंपेयर कर रहे हैं. कंपेयरिंग इंडिया विद कंट्रीज हैविंग कंपेरेबल प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड एज पीपल. हमारे जैसे ही, हमारे जितने ही बूढ़े लोग थे उनके, उनमें देखें हम मैक्सिको, इंडोनेशिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, उसमें हम क्या देखते हैं, सीएफआर क्या हुआ, यस, जो हमने अभी देखा था ना, उसके अंदर फर्टिलिटी रेट में देखिए इंडिया हैज सेव्ड अ लार्ज नंबर ऑफ लाइव्स. हमने बहुत बड़े स्तर पर लोगों को बचा लिया. हायर इनिशियल स्ट्रिंजेंसी इन कंट्रीज, लेस डेथ. हमारे देश में जो इनिशियल स्ट्रिंजेंसी थी, मतलब जो बहुत स्ट्रिंजेंट था, बहुत ज्यादा था, इसी के कारण हमारे देश में डेथ्स भी कंपैरेटिवली कम हुई. इंटर स्टेट एनालिसिस देखते हैं, ये आप लोगों को मेंस में काम आ सकता है. इंटरस्टेट, ये फर्स्ट चैप्टर जो है ये आपको ओरिएंटेशन है, तो इसलिए आपको मोस्टली तो ये स्ट्रेटजी वाइज मेंस में काम लगेगा. ये इंटरस्टेट एनालिसिस, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का एनालिसिस अगर हम देखें. स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स का मतलब कितना स्ट्रिंजेंट था, कितना ज्यादा हार्ड हम लोगों ने ये लॉकडाउन लगाया था. स्टेट वाइज देखें हम, इट मेजर्स द कोविड-19 इंड्यूस्ड रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट. ये क्या देखता है, स्टेट वाइज स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स, कि हर एक स्टेट ने कितना स्ट्रिंजेंट इंडेक्स, कितना स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगाया. इट्स ऑफ लॉकडाउन वेराइड अक्रॉस स्टेट्स ओवर टाइम, अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रहा. जैसे आप देखोगे महाराष्ट्र में कंडीशन पहले उतनी कंट्रोल नहीं की गई, कंडीशन बहुत खराब हो गई, तब बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट हुआ. गुजरात में कंडीशन खराब हुई, उसमें हम लोगों ने शुरू में किया, कंट्रोल हो गया, कंपैरेटिव स्थिति बेटर हुई. राजस्थान में लेट लगा हमसे बात में. मतलब कहने का कि हर एक स्टेट अपने अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से एक्टिव होगा. हायर इनिशियल स्ट्रिंजेंसी इन स्टेट्स ड्यूरिंग द पीरियड जून टू अगस्त, मेनली कब हुआ, बहुत बड़े स्तर पर जून टू अगस्त में स्ट्रिंजेंसी थी. हैज अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट इन कंट्रोलिंग द स्प्रेड इन केसेस एंड डेथ. और यही वो टाइम था जिन्होंने कंट्रोल कर लिया, उन लोगों ने डेथ को और केसेस को भी मैनेज करने में बहुत मजबूती से काम किया. ध्यान रखिए, जून से अगस्त में जिसने पहले से अवेयरनेस से काम कर लिया, उसको अपने लॉकडाउन को भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं करना पड़ा, आगे अपने लोगों को इजीली राहत भी दिला पाया, फेटेलिटी रेट भी ज्यादा नहीं हुई, जो जून से अगस्त में एक्टिव थे. और जो नहीं थे, महाराष्ट्र जैसे स्टेट, बाद में फिर उनको सबसे ज्यादा लॉसेस हुए. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो इधर, महाराष्ट्र हैज अ लोअर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी डेंसिटी देन बोथ यूपी एंड बिहार. आपको पता है ये बात, तो महाराष्ट्र के अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं है यूपी बिहार जितनी, वहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. येट महाराष्ट्र हैज परफॉर्म्ड द वर्स्ट इन नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स. यूपी बिहार के कंपैरिजन में भी महाराष्ट्र जो है उसने सबसे बुरा परफॉर्म किया.
समझ पा रहे हैं आप लोग? ये डिपेंड कर रहा है कौन सा स्टेट कब एक्टिव है, कौन सा स्टेट कितना जल्दी एक्टिव है, और कौन सा स्टेट कितना ज्यादा एक्टिव है। कब कब कितना ज्यादा और कैसे, किस टाइम पे एक्टिव है। सो यूपी बिहार हैव मच लोअर केसेस देन व्हाट इज नेचुरली एक्सपेक्ट्स। ठीक है, यूपी बिहार पहले से थे। इन टर्म्स ऑफ डेथ केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश हैव मैनेज्ड इट इफेक्टिवली। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। केरला डेथ में हम देखेंगे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने बहुत अच्छे से डेथ्स को मैनेज किया, उन्होंने डेथ को रोकने की कोशिश अच्छे से की, मतलब इस मामले में ये लोग अच्छे थे। और यूपी बिहार की अच्छी बात क्या थी, जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसके कंपैरिजन में जो उसके केसेस थे वो बहुत ही ज्यादा कम थे यूपी बिहार के अंदर, मतलब एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी पर उतने केसेस ज्यादा नहीं थे। यस, नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखें। इंडिया के रिस्पॉन्स का रिजल्ट क्या रहा, इंडिया के रिस्पॉन्स का रिजल्ट क्या रहा। इंप्लीमेंटेशन 5T स्ट्रेटजी हम लोगों ने की, टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन ऐसे किया। मार्केटिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स एंड जोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव डन। हम लोगों ने रेड, येलो और ग्रीन जोन्स बनाए ना, आप लोगों ने देखा हर जगह पे कॉन्टेजियस जोन है, कॉन्टेजियस जोन का अलार्म लगा दिया जाता था। कोई भी एंटर कर रहा है पहले अवेयर हो जाता है कि भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्रसित लोग हैं, थोड़ा केयरफुली निकले। इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग की डिस्ट्रिक्ट और जोन्स की, उनको बताया रेड जोन, येलो जोन, ग्रीन जोन कौन से हैं। रेड जोन सबसे ज्यादा ग्रस्त, येलो उससे कम और ग्रीन सबसे कम, क्लीन मतलब। हॉटस्पॉट्स एंड कंटेनमेंट जोन्स वर आइडेंटिफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। इन्होंने हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए, कंटेनमेंट जोन्स आइडेंटिफाई किए कि जिस एरिया के अंदर ये बीमारी ज्यादा फैली हुई है। प्लेसेस विद हायर कंफर्म्ड केसेस इंक्रीजिंग द प्रोस्पेक्ट ऑफ कंटेजन, मतलब उस एरिया के अंदर जो कन्फाइन करने की कोशिश की कि वो लोग जो हैं वो उसी एरिया में ही सिमटे रहे। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, उस एरिया को कॉन्टेजियस जोन बोल करके लोगों को अलार्म दे दिया कि रेड जोन है, आप इसमें ध्यान से एंटर कीजिए, प्लस वहां के लोगों को भी बाहर निकलने से रोक दिया। ठीक है, आइसोलेशन के लिए बहुत अच्छे स्तर पे काम किया गया। इंडिया वाज सक्सेसफुल इन फ्लैटनिंग द पेंडेमिक एंड कर्व पुशिंग द पीक टू सितंबर। आ गया, भारत जो था अपने इस कर्व को सितंबर तक शिफ्ट करने में सफल हो पाया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? इससे फायदा क्या होगा, चलिए बताइए। मैं बार बार बोल रही हूं कि कर्व को पोस्टपोन करने में पॉसिबल हो पाया, तो इससे फायदा क्या होगा। कर्व को पोस्टपोन करने में ये कर पाया, जो कर्व था, जो फेटेलिटी थी, मृत्यु दर जो थी, उसको ये पोस्टपोन करने में, उसको पीक में लाने में लंबा समय ले पाया। इससे फायदा क्या हुआ, इन देशों का 50 डेज में आ गया, इसको 175 डेज में पीक आया मरने की दर लोगों की। इससे क्या फायदा हुआ? लॉकडाउन लगाया तो केसेस स्लोली आगे बढ़े, स्लोली बढ़े, प्लस इसको टाइम मिल गया अपने लिए टेक्नोलॉजी वैक्सीन रेडी करने का, और वैक्सीन रेडी करने के बाद में फिर इसके बाद में लोगों को इंजेक्ट करके फिर उसके बाद में घर से लोगों को निकलने के लिए अलाउ किया। अल्टीमेटली इसने इस चीज को स्लोली स्प्रेड करने देकर एक तरीके से वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काम कर लिया। समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है रिजल्ट ऑफ इंडियाज रिस्पॉन्स। इंडिया के रिस्पॉन्स का क्या रिजल्ट रहा? इट इज ओनली कंट्री देन अर्जेंटीना दैट हैज नॉट एक्सपीरियंस सेकेंड वेव। सेकेंड वेव को उसने उतना एक्सपीरियंस नहीं किया। अर्जेंटीना के बाद ये दूसरी कंट्री है। ठीक है, वैसे सेकेंड वेव इंडिया को भी बहुत इफेक्ट की, बट अगर हम दूसरे देशों के कंपैरिजन में जाएं उतने बुरी तरीके से हमको हिट यहां पर नहीं किया। नेक्स्ट, लोएस्ट फेटेलिटी रेट्स डिस्पाइट हैविंग द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंफर्म्ड केसेस। विश्व में जितने केसेस थे उसका सेकेंड लार्जेस्ट कंफर्म केसेस की कोविड के पेशेंट्स हैं वो हमारे देश में थे। उसके बावजूद हमारे देश में सबसे कम मरने वालों की दर रही। 96% ऑफ रिकवरी रेट, वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर 100 लोगों को भी कोविड हो रहा है तो उसमें से 4 लोगों के डेथ होने और 96 लोगों के बचने की संभावना, रिकवरी करने की संभावना थी, इतना रहा। इंडिया देयरफॉर सीम्स टू हैव इमर्ज द हेल्थ आउटपुट ऑफ कोविड-19 वेल, इसलिए हम लोग जो हेल्थ एस्पेक्ट थे कोविड-19 के उससे इमर्ज होने में, उससे बाहर निकलने में बहुत हद तक सक्सेसफुल हो पाए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Is India an outlier in its experience with COVID-19? क्या हम लोग अलग थे कोविड-19 के एक्सपीरियंस में? नंबर ऑफ डेज टू रीच पीक, देखिए अगर हम अदर कंट्रीज की बात करेंगे तो 50 डेज में वो लोग पीक पर पहुंच गए, पर भारत जो है वो 175 डेज में 175 डेज तक मतलब पोस्टपोन कर पाया। कहने का मतलब क्या हुआ, 3 6 18 लगभग 6 मंथ्स हम लोगों ने इस चीज को डिले कर दिया, और ये लोगों को तो 2 महीने भी नहीं लगे, 2 महीने के अंदर अंदर ये पीक में पहुंच गए। आप सोचिए इतनी जल्दी एकदम लोग तेजी से मर रहे हैं, तो वो देश अपने लिए कोई प्लानिंग कर पाएगा, कोई रिसोर्सेज तैयार कर पाएगा, वैक्सीनेशन रेडी कर पाएगा, कुछ भी सोच पाएगा? नहीं। पर भारत में 6 महीने मिल गए, तो मतलब हम तसल्ली से सोच पाए कि हम आगे क्या करें। उस समय कितनी ज्यादा परेशानी थी, लोग बार बार सोच रहे थे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही, गवर्नमेंट खोल नहीं रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, पर गवर्नमेंट के पीछे स्ट्रेटजी क्या थी? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, सेकेंड वेव में आप देखोगे यूएस 2.9 टाइम्स मोर फेटेलिटी रेट्स, जितनी भारत में थी उसके कंपैरिजन में, या दूसरे देशों के कंपैरिजन में 2.9 टाइम्स ज्यादा मरने की दर थी। यानी भारत में अगर एक व्यक्ति मरता था तो वहां पर 3 मरते थे। इंडिया लेस चांस ऑफ सेकेंड वेव विद वैक्सीन, कम चांसेस थे, वैक्सीन आ गई तो हमारे देश में सेकेंड वेव आएगी भी। फ्लैटेंड कर्व, हमने कर्व फ्लैटन किया, जहां पर विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में 50 डेज में बढ़ रही थी, हमारे यहां पर पीक 175 डेज में आया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सितंबर 2020 97,900 न्यू केसेस पर डे, लगभग 1 लाख केसेस पर डे हम लोगों को दिखाई दे रहे थे। और फरवरी 2021 में फ्लैट कर्व हम लोगों का था। ठीक है, ये डेटा आप लोगों के पास रहेगा तो आप लोगों को लिखने में, अपनी बात को कहने में, बोलने में, ऐसे में, एथिक्स में, हर जगह बहुत काम लगेगा। तो थोड़ा सा ये डेटा मैंने इसलिए इसमें से जो मेन डेटा वही कंपाइल किया आप लोगों के लिए, ज्यादा आप लोगों को ताकि भारी ना लगे। ये बहुत अच्छी चीज है, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ स्लो डाउन। भाई जो आपकी इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया, स्लो डाउन मतलब क्या? मंदी आ गई, धीरे धीरे हो गया सिस्टम, उसके क्या इफेक्ट हुए? सर्विस सेक्टर, आपके सर्विस सेक्टर पर क्या इफेक्ट हुए? रिलायंट ऑन फेस टू फेस इंटरेक्शंस, एक्सपेंसेस, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड, हॉस्पिटैलिटी एंड आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। सर्विस सेक्टर किस पर डिपेंड करता है? फेस टू फेस इंटरेक्शन पे, है ना। आप होटल में जाएंगे वहां वो सर्विस करेंगे तो होगा, पार्लर में जाएंगे मेकअप करेगा तो होगा, अगर आप कहीं पर भी किसी तरीके की सर्विस लेते हैं तो पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन से होगा वो काम। हॉस्पिटैलिटी एंड आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, सारी चीज सर्विस बेस्ड क्लास है कम्युनिटी, इस पर इफेक्ट पड़ेगा। फेस डेंजर कॉन्ट्रैक्शंस देन मैन्युफैक्चरिंग, आपको बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के कंपैरिजन में ज्यादा इन्होंने नुकसान झेला, क्योंकि सर्विस सेक्टर जो था वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया। एजुकेशन सर्विस सेक्टर, आपके होटल्स सर्विस सेक्टर, जिम सर्विस सेक्टर, आपके ये सारी चीजें बंद कर दी गई। सबसे ज्यादा इफेक्ट किसको हुआ? सर्विस सेक्टर को, क्योंकि इसमें 1-to-1 आपको कॉन्टैक्ट चाहिए। कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बोथ इनकम्स एंड एम्प्लॉयमेंट, इसके कारण आपका जो सर्विस सेक्टर था इफेक्ट हुआ, जिसके कारण आपकी इनकम और एम्प्लॉयमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आपको पता है हमारा जो सर्विस सेक्टर है जीडीपी में सबसे बड़ा कॉर्पोरेटर या कॉन्ट्रीब्यूटर है, लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर, है ना। नेक्स्ट, सीवियर इंपैक्ट ऑन द लाइवलीहुड ऑफ सेक्शंस एंगेज्ड इन दीज सेक्टर्स, मतलब उन जो लोग इसमें लगे हुए थे उनकी लाइवलीहुड को बहुत ही बुरी तरीके से प्रभाव, सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ इसमें। ठीक है, देखिए इस बात को एक बार सिंपल से वर्ड्स में समझते हैं, फिर सारी चीज समझ में आ जाएगी। हम लोग पहले भी डिस्कस कर रहे थे। देखिए मार्केट के अंदर 2 चीजें हैं, एक क्या है? डिमांड, एक क्या है?
सप्लाई, ये अपने आप में यूनिक है। जैसा कि हमने कल भी बात की थी कि डिमांड भी ब्लॉक हुई, सप्लाई भी ब्लॉक हुई। ठीक है, आपकी डिमांड जैसे ही ब्लॉक हो गई, आप डिमांड ब्लॉक हो रही है, क्यों? क्योंकि आपके पास मनी नहीं है, आपके पास जॉब नहीं है, आपके पास जो भी पैसा है आप उसको सेव कर ले रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहीं इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ? एग्रीगेट डिमांड, एडी इज एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड जो है वो घट गई। ठीक है, और वहीं जो सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई के अंदर क्या हो रहा है? आप लोग इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो गई हैं, शट हो गई हैं, तो वो काम नहीं कर रही हैं, बनाकर नहीं दे रही है, सप्लाई नहीं कर रही हैं, सप्लाई नहीं कर रही है। इसके कारण मार्केट में प्रोडक्ट नहीं है, तो भी इनकी डिमांड कम हो गई। मतलब सप्लाई भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है। बाद में इनको अब चालू भी करेंगे तो भी ये लोग डिमांड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेव करने लग जाएंगे। कौन था ये? देखिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? डिमांड जो था, डिमांड लोगों के पास में पैसा आया भी, अगर गवर्नमेंट ने पैसा इन्फ्यूज किया भी तो वो पैसा वापस लोगों ने सेव कर लिया, लोगों के पास अब पैसा नहीं है। और सप्लाई साइड में अगर मार्केट रोक दिया गया था, वापस चालू भी किया गया, इन्होंने प्रोडक्ट बनाए भी, तो भी लोगों ने पैसा इनकी चीजों को खरीदने में नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि अगर कहीं पर वेव वापस आ गई, थर्ड वेव, तो हम लोगों को पैसा चाहिएगा, इसलिए ये चीज सक्सेसफुल नहीं हुई। सरकार ने अगर डिमांड साइड में पैसा डाला तो भी सक्सेसफुल नहीं हुई। गवर्नमेंट ने अगर फंड डाले तो भी सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि वो पैसे को सेव कर रहे हैं बजाय के डिमांड करने के। वो डिमांड नहीं कर रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड नहीं हो रही। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं इसको क्या कह रहा है ये। लॉकडाउन, लोकल, रीजनल, ग्लोबल सप्लाई डिसरप्शन, है ना, सब तरफ से सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। इकोनॉमी को हिट हुआ फर्स्ट ऑर्डर सप्लाई शॉक एंड डिमांड शॉक। पहले तो सप्लाई शॉक को नुकसान हुआ, फिर डिमांड शॉक को नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? इंडस्ट्रीज को आपने बंद किया, इंडस्ट्रीज को जैसे ही आपने बंद किया तो उसके कारण आपके प्रोडक्ट जो हैं वो नहीं मिल रहे, सप्लाई बंद हो गई। फिर इंडस्ट्रीज ने खुद जॉब्स कैंसिल कर दी, लोगों को हटा दिया। उसके कारण जिन लोगों का खाना चलता था उन लोगों ने चीजों की डिमांड करना बंद कर दिया। दो नुकसान, इंडस्ट्री बंद से सप्लाई बंद, प्लस जॉब चली गई लोगों की, उसके कारण डिमांड भी बंद। ठीक है, दोनों चीजें वाइस वर्सा एक दूसरे की। तो डिमांड, पहले सप्लाई शॉक लगा, फिर डिमांड शॉक लगा। डिमांड शॉक थ्रू डिस्ट्रप्शन इन लेबर मार्केट, आपने मार्केट, लेबर मार्केट डिस्टर्ब हो गया, विद अफेक्ट हाउस होल्ड इनकम एंड प्रिकॉशनरी मोटिव बी सेफ। लोगों ने क्या कहा? प्रिकॉशन के लिए हम लोग सेव करेंगे पैसे को, कहीं ऐसा ना हो बाद में हमारे पास पैसा ना ही बचे। समझ आ रही बात? ये एक तो जॉब चली गई है, जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी सेव करने में लग गए कि कहीं बीमारी हो गई तो हम लोगों को उसमें देने में जरूरत पड़ेगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्लीज लिख लीजिए आप लोग अपने पास। Could India have used demand side measures during lockdown to revive economic growth? क्या भारत ने यूज किए हैं डिमांड साइड के मेजर्स लॉकडाउन के समय ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव किया जा सके? यस, इंडिया ने कोशिश की, इसमें पढ़ते हैं हम लोग अभी, लेकिन ऑल्दो वो बात अलग है कि डिमांड बढ़ी नहीं उससे। क्या सरकार ने ऐसे प्रयास किए हैं जिसके कारण लोगों की डिमांड को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा सके? देखिए, सिंपल सी बात है, डिमांड सप्लाई का एक ही रूल है, मेरी जेब में पैसा है तो मैं डिमांड करूंगी, मेरी जेब में पैसा नहीं है मैं डिमांड नहीं करूंगी। अब डिमांड कैसे करवाएं मुझसे? आप मान लीजिए आप एक स्टोर चलाते हैं, ठीक है, आप शूज बनाते हैं और मेरे पास में पैसा नहीं है, तो मैं आपके शूज क्यों खरीदूंगी? अगर मेरे पास किसी ने पैसा डाल दिया, पापा ने मुझे पैसा दे दिए, मम्मी ने दे दिए, किसी ने दे दिए, तो मैं सोचूंगी कि शूज खरीद लूं। तो कैसे आपकी जेब में पैसा डाल दूं कि आप उस चीज की डिमांड करने लगें? दैट इज डिमांड साइड इनिशिएटिव्स। सप्लाई साइड इनिशिएटिव क्या होगा? आप शूज बनाते हैं, मैं आपको कैसे मोटिवेट करूं कि आप उसको बना करके सप्लाई करने लगे? एज सिंपल एज इट इज। इकोनॉमी में डिमांड सप्लाई बहुत इजी है, बस उसका बेसिक फंडा समझ लीजिए। पूरा मार्केट रेगुलेट डिमांड सप्लाई से ही हो रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है? डिस्कस द एफिकेसी ऑफ डिमांड साइड मेजर्स इन इकोनॉमिक रिवाइवल ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस। ये क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग समझ गए होंगे। वो कह रहे हैं कि आप डिमांड साइड मेजर्स के ऊपर जो भी प्रयास कर रहे हो उससे कितना लाभ हुआ इसको स्पष्ट करें। आप एक बात बताइए, मैंने अभी आपको क्या बताया?
या तो सरकार डिमांड साइड ट्राई कर सकती है या सप्लाई साइड ट्राई कर सकती है। सरकार ने डिमांड साइड में जो भी फंड्स दिए उस फंड से उतना लाभ नहीं मिला। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया, या तो सेव किया या फिर इन्होंने कहा कि एसेंशियल्स लगा खरीदेंगे, सिर्फ रोटी कपड़ा, कपड़ा भी नहीं रोटी, एसेंशियल्स। यूएसए में ये सिस्टम थोड़ा दूसरा था, बड़ा इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है, अभी पढ़ेंगे, आएगा अभी हम लोगों का। उन लोगों ने इस पैसे का कैसे यूज किया जो गवर्नमेंट दे रही है। हमारे यहां पर तो ये बात क्लियर है कि सरकार ने ये जो चीज की ये सक्सेसफुल नहीं रही। तो यही क्वेश्चन है, डिस्कस द एफिकेसी ऑफ डिमांड साइड मेजर्स। क्यों? क्योंकि सरकार को इधर पैसा देना, रामलाल को सस्ते ब्याज पर लोन देने का मतलब उसकी जेब में सस्ता पैसा डालना। सिंपल सी बात है। मान लीजिए पहले लोन की इंटरेस्ट रेट 8% थी, गवर्नमेंट ने या बैंकों ने उसकी रेट घटा करके 6% कर दी। कोई भी चाहेगा ना 6% सस्ता इंटरेस्ट है, यार क्या पड़ रहा, कुछ नहीं लग रहा, मैं 2 लाख रुपए का लेकर के और काम करता हूँ। 2 लाख रुपए ले लिए और मेरी जेब में 2 लाख रुपए आ गए। अब वो बात अलग है कि मैं 2 लाख रुपए से व्यापार नहीं शुरू करके मेरे माइंड में क्रेविंग होने लगे, यार मुझे तो शूज लेने थे, थोड़ा सा ये करना था, वो करना था, पैसे हाथ में आ गए, चलो भैया राम जी की जय, और मैंने उस पैसे से खरीदने की चीजों की डिमांड करना शुरू किया। ठीक है, अगर मैं इंडस्ट्री भी करती हूँ या कुछ स्टार्ट भी करती हूँ तो भी मुझे प्रोडक्ट वहां पर लगाने पड़ेंगे, मुझे इंफ्रा खड़ा करना पड़ेगा, मैं चीजों की उसके लिए भी डिमांड करूंगी। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की डिमांड हो सकती है, पर डिमांड अल्टीमेटली होगी। ठीक है, अब अगर सस्ता पैसा इसकी जेब में आया, डिमांड होगी, तो सप्लाई भी अपने आप बाय डिफॉल्ट होगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस पैसे को देने के बाद जो रामलाल था वो मार्केट में पैसा डालने की बजाय पैसा सेव कर रहा है अपनी जेब में, तो इससे इस साइड के फायदे ज्यादा नहीं हुए। क्या बात है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं अच्छे से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है ये। देखिए, नॉर्मल इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या होता है, पॉलिसी सपोर्ट करती है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है इसका, जनरली ऐसा क्यों हो जाता है, कहीं पर अगर कभी इकोनॉमिक क्राइसिस आया, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया कि इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई भी इकोनॉमी रिवाइव कर जाती है अगर सरकार प्रयास करे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, टोटल डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि या तो सप्लाई साइड का शॉक होता है या फिर डिमांड साइड का, दोनों के अंदर लॉकजाम नहीं फंसा होता है, लेकिन इसके अंदर दोनों के अंदर लॉकजाम है, इसलिए हम इसे रिवाइव करने में दिक्कत हो रही है। कोविड क्राइसिस में क्या हुआ, लॉकडाउन नीडेड, लॉकडाउन की जरूरत थी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शट डाउन कर दिया गया, इंडस्ट्रीज को क्या कह दिया गया, बंद करो, चला नहीं सकते हैं। इससे क्या हुआ, रिड्यूस द एफिकेसी ऑफ डिमांड साइड मेजर्स ड्यूरिंग कोविड लॉकडाउन। क्योंकि आप डिमांड साइड मेजर्स को क्रिएट नहीं कर सके, क्योंकि आपने लॉकडाउन लगा दिया, आपने इंडस्ट्रीज को ही बंद कर दिया, तो उनके पास पैसा नहीं था, वो खुद भी चाहें तो भी चीजों की मांग नहीं कर सकते थे, और जो पैसा उससे सिर्फ रोटी भर के हम लोग खाना अपना घर का गुजारा कर सके उतना काम कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अब ये क्वेश्चन वही है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, डिस्कस द रोल ऑफ डीबीटी। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है उसके रोल को डिस्कस कीजिए ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस एंड इकोनॉमिक रिवाइवल। इकोनॉमिक क्राइसिस के समय में सरकार ने जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब सीधा ट्रांसफर करना, बेनिफिट लाभ सीधा ट्रांसफर करना। जैसे पहले क्या था, गैस के सिलेंडर्स आप लेते थे तो गैस के सिलेंडर में क्या होता था कि जो भी पैसा होता था, सब्सिडी होती थी, जो भी इसका आपका लेस होता था अमाउंट, वो जो भी सब्सिडी होती थी वो उसका जो परचेज करने वाला होता था, सिलेंडर जो बंदा दे रहा है हमको, उसी को दे देते थे। ठीक है, जो सिलेंडर लेने वाला बंदा होता था उसी को दे देते थे पहले। ठीक है, लेकिन अभी जो कोविड के समय में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में क्या किया गया, जो सब्सिडी है वो सिलेंडर वाले को देने की बजाय उन्होंने क्या किया, सिलेंडर वालों को नहीं दे करके सीधा उस व्यक्ति के अकाउंट में ही ट्रांसफर कर दिया। मान लीजिए 900 का सिलेंडर है, अगर सब्सिडी के बाद वो 600 का पड़ता है, पहले क्या होता था 300 रुपए सिलेंडर के किसको लेस करके दिए जाते थे, सिलेंडर देने वाले को, और आपको 600 का ही पड़ता था। अब ऐसा है सिलेंडर 900 का ही पड़ेगा, आपके अकाउंट में 300 रुपए ट्रांसफर कर देंगे और अब आपको 600 रुपए का पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का कोविड के समय में क्या लाभ रहा, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा ध्यान से देखें इसको। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, आप डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19 शॉक, कोविड-19 के समय में जो ये जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो शॉक लगा। अनसर्टेनिटी थी सिस्टम में, पता नहीं चल पा रहा था कि क्या होगा। लॉकडाउन लगाया गया, मेड इट एक्स एंटे अनक्लियर हाउ इंडिविजुअल्स वुड यूज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स। और ये समझ ही नहीं आ रहा था जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर देंगे भी उनको, वो कैसे यूज करेंगे। हमने पैसा दे भी दिया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने दे भी दिया, वो उसको यूज करेंगे कैसे, करेंगे भी कि नहीं करेंगे, हमको क्लियर नहीं था। ये बहुत अच्छी है केस स्टडी, देखिए इसकी। यूएसए में स्टिमुलस पेमेंट, स्टिमुलस मतलब कि प्रोत्साहन पेमेंट। यूएसए में क्या किया गया, स्टिमुलस पेमेंट, प्रोत्साहन पेमेंट की गई है ना। उसका क्या किया गया, 15% ऑफ रेसिपिएंट्स, जो पैसा मिला लोगों का, उसमें से लोगों ने 15% पैसे का, 15 रुपए 100 मान लीजिए रुपए दिया, उसमें से 15 रुपए लोगों ने क्या किया, स्पेंड देयर ट्रांसफर पेमेंट मोस्टली ऑन एसेंशियल फूड्स, एसेंशियल चीजों पर लगा दिया। जरूरत की चीजें थी जिसके बिना सर्वाइवल पॉसिबल। 33 उन्होंने किस पर लगा दिया, ड्यू टू जॉब लॉस सेव्ड इट, उन्होंने कहा इसको सेव कर लो, पता चले कि पैसा बचे ही नहीं। और 52 उन्होंने किस पर लगा दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, पे देयर ऑन डेट्स। उन्होंने जो उधारी ले रखी थी पहले, उन्होंने कहा पैसा तो मिल गया सरकार से, उधारी और साथ साथ में लगे हाथ निपटा लो, ताकि हमारे पास उधारी और उसका ब्याज ना रहे और हमारे पास जो सेविंग रहे उससे हम लोग अपना काम चला सके, पुराने उधार सारे खत्म कर दें। इन्होंने ये एक नई चीज की, इसमें इन्होंने अपनी पुरानी उधारी से खत्म करने की कोशिश की। लास्ट इसमें सजेशन देख लीजिए, प्रोलॉन्ग्ड प्लस सीवियर क्राइसिस, बहुत लंबे समय तक चल रहा है क्राइसिस और बहुत सीवियर था। गवर्नमेंट शुड यूज मैनी टूल्स, सरकार को बहुत सारे टूल्स यूज करने चाहिए थे टू एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड बढ़े, इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए था, बहुत सारे टूल्स यूज करने चाहिए थे। विद डीबीटी बीइंग ओनली अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाने के लिए खाली फिस्कल पॉलिसी रिस्पॉन्स में आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दो, उससे ही सब कुछ होने वाला नहीं है। सरकार को इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स यूज करने चाहिए थे। कहने का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उतना फायदा नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, तो खाली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के आधार पर आप रिवाइव कर दोगे डिमांड को, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दोगे, वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है।